वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग इस वीडियो में हिंदी का अध्ययन करेंगे। हिंदी साहित्य का हम लोगों ने महत्वपूर्ण जो टॉपिक थे उसको हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है हिंदी से, वो वर्णमाला का है। यह अति महत्वपूर्ण टॉपिक है फ्रेंड्स, और वर्णमाला से लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं वर्णमाला, जिसे इंग्लिश में हम लोग अल्फाबेट कहते हैं। वर्णमाला क्या है? वर्ण का मतलब हम लोग जानते हैं, वर्ण को हम लोग ध्वनि कहते हैं। और यह ध्वनि, जो वर्ण को हम लोग कह रहे हैं, इसे हम लोग भाषा की सबसे छोटी इकाई कहते हैं। वर्ण ध्वनि है जो हम लोग उच्चारण करते हैं या जो हमारे मुख से उच्चारित होती है, वह ध्वनियां हैं, और ध्वनियों को ही हम लोग वर्ण कहते हैं। और वर्ण या ध्वनि किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है फ्रेंड्स। माला का मतलब आप लोग समझते हैं कि जब जो माला हम लोग गले में पहनते हैं, वही माला का अर्थ यहाँ पर भी है। इस वर्णमाला का अर्थ सीधे सीधे ये हो गया कि वर्णों का व्यवस्थित समूह। यह वर्णों का जो व्यवस्थित समूह है या व्यवस्थित जो क्रम है, उसी को वर्णमाला कहते हैं। और यह हमारे यहाँ जो भाषाएं होती हैं उसका आधार है। और इन्हीं वर्णों को जब हम लोग बोलते हैं, उच्चारित करते हैं, तब हम लोग ध्वनि कहते हैं। और जब इनको हम लोग लिखने का प्रयास करते हैं, किसी चिन्ह के माध्यम से इसे प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं या सिंबलाइज करते हैं, तो उसी को हम लोग लिपि कहते हैं, स्क्रिप्ट कहते हैं फ्रेंड्स। अगर हम लोग इस वर्णमाला की चर्चा करते हैं, चूंकि ये हम लोगों का हिंदी का क्लास है, हिंदी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हिंदी के इस वर्णमाला की यदि चर्चा करें तो वर्णमाला में कुल कितने ध्वनियां या कितने लेटर्स हैं या कितने अक्षर हैं या कितने वर्ण हैं, इनको दो आधारों पर देखा जाता है। पहला होता है उच्चारण के आधार पर वर्ण 45 होते हैं, 45 होते हैं, जिनमें से 35 व्यंजन, 35 व्यंजन होते हैं और 10 स्वर होते हैं। यह 45 क्या है? उच्चारण के आधार पर है फ्रेंड्स, जानते रहिएगा। कैसे 45 व्यंजन इसमें आते हैं, कैसे 10 स्वर आते हैं, अभी हम लोग आगे देखने जा रहे हैं। जबकि प्रयोग के आधार पर इनकी कुल संख्या 52 या 52 होती है। इसमें 41 व्यंजन होते हैं और 11 या 11 स्वर होते हैं। अर्थात इन वर्णमाला की जो कुल संख्या होती है उच्चारण के आधार पर 45 और प्रयोग के आधार पर 52। उच्चारण के आधार पे जो 45 होती है, या उच्चारण के आधार पे यदि पूछ दिया जाए कि हिंदी में व्यंजन की कुल संख्या कितनी है, तो उच्चारण के आधार पर व्यंजन की संख्या 35 है, 35 है। जबकि उच्चारण के ही आधार पर, प्रोनाउंसिएशन के ही आधार पर स्वर की कुल संख्या कितनी है, तो 10 है। अगर पूछा जाए कि प्रयोग के आधार पर इस वर्णमाला के या हिंदी भाषा के अक्षरों के प्रयोग के आधार पर व्यंजन कुल कितने होते हैं अल्फाबेट में, तो ये होते हैं 41, 41। और इसी आधार पर यह भी पूछा जाए कि प्रयोग के आधार पर कुल कितने स्वर होते हैं, तो 11 होते हैं। फ्रेंड्स, जनरली यह प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है। अगर ऐसा प्रश्न हो तो आप 52 लगाएंगे, 52 लगाएंगे। कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 52। जब यह पूछे कि उच्चारण के आधार पर कितने वर्ण होते हैं, तब 45 लगाएंगे।
क्योंकि ऐसे एग्जाम की प्रकृति देखा गया है, प्रश्नों की प्रकृति कि कई बार लगातार ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं कि वर्णों की कुल संख्या कितनी है, 52। कुल कितनी है वर्णों की संख्या, सिर्फ इतना ही प्रश्न हो तो 52। अगर ऐसे शब्द आए तो आंसर सामने है, आप लगा सकते हैं। अब आगे देखते हैं, जो ये 52 वर्ण आ रहे हैं इस वर्णमाला में, इनको हम लोग 3 वर्गों में व्यवस्थित अध्ययन के लिए इसको कुल 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है फ्रेंड्स। पहला होता है स्वर, दूसरा महत्वपूर्ण है व्यंजन। पहला होता है स्वर और दूसरा व्यंजन। इस व्यंजन की स्थिति को हम लोग बड़े स्तर पर देखना है। और तीसरा होता है अयोग वाह। ये अयोग वाह क्या है, इसको यदि हम लोग देखें तो बहुत बृहद स्तर पर इसको भी देखा जा सकता है। पहले हम लोग देखते हैं स्वर। इनका उच्चारण, वर्णमाला के इन तीनों के उच्चारण के आधार पर ही वर्गीकरण किया गया है फ्रेंड्स। आगे हम लोग देखते हैं कि जो यह स्वर है, इनका जब हम लोग प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जब इसको उच्चारित करते हैं, बोलते हैं, तो यह मुंह के अंदर से, इनको उच्चारित करने में मुंह के अंदर से जो हमारे वायु निकलती है, हवा निकलती है या श्वास निकलती है, वो स्वतंत्र रूप से बाहर निकलती है। वह कहीं पर किसी स्थल से बाधित होते हुए बाहर नहीं निकलती है। जबकि व्यंजन का जब हम लोग प्रयोग करते हैं तो व्यंजन को जब बोला जाता है तो मुंह के विभिन्न हिस्सों से, जीभ, तलवा, मूर्धाक्षर, कंठ, दांत, ओष्ठ, इन 5 जगहों से यह स्पर्श करते हुए या बाधित होते हुए वायु, मुंह के अंदर से निकलने वाली वायु बाहर निकलती है। तीसरा है अयोग वाह। क्या है अभी देखते हैं। पहले हम लोग देखते हैं स्वर में 3 तरह के वर्ण आते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और अगला आता है प्लूत। स्वर की कुल संख्या 11 होती है, अभी हम लोगों ने यहां देखा है। और इन 11 में से 4 यह ह्रस्व स्वर होते हैं और 7 दीर्घ स्वर होते हैं। यह 4 जो ह्रस्व स्वर आते हैं, इनको यदि हम लोग देखें तो ये है अ, ई, उ और री। यह 4 ह्रस्व स्वर हैं, याद रखिएगा। जबकि जो 7 दीर्घ स्वर आते हैं उसमें होते हैं, पहला आ, दूसरा होता है बड़ी ई, तीसरा होता है बड़ा ऊ, अगला होता है ए, उसके आगे होता है ए, फिर होता है ओ और अंतिम होता है ओ। 1 2 3 4 5 6 7, कुल मिलाकर के ये 7 वर्ण हैं स्वरों के अंतर्गत जो दीर्घ स्वर के रूप में आते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ह्रस्व किसे कहते हैं और दीर्घ किसे कहते हैं, या ह्रस्व स्वर किसे कहेंगे, दीर्घ स्वर किसे कहेंगे। तो ह्रस्व स्वर का जब उच्चारण किया जाता है तो मुंह के अंदर से निकलने वाली जो वायु होती है थोड़ी कम मात्रा में, अपेक्षाकृत कम मात्रा में निकलती है और उसमें हम लोग थोड़ा सा कम बल लगाते हैं। जबकि दीर्घ स्वर के जो वर्ण होते हैं, इनको जब उच्चारित किया जाता है तो ह्रस्व की अपेक्षा दूना या उससे ज्यादा, ह्रस्व के अपेक्षा थोड़ा सा ज्यादा मुंह के अंदर से वायु को हम लोग निकालते हैं, इसीलिए इसे दीर्घ स्वर कहते हैं। अ, ई, उ, री, यह 4 ह्रस्व हैं और दीर्घ में आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ और ओ आते हैं। जबकि एक महत्वपूर्ण है प्लूत। प्लूत का प्रयोग ज्यादातर संस्कृत में होता है। संस्कृत जब को लिखा जाता है या बोला जाता है तब इसका प्रयोग होता है। जबकि
भोजपुरी में और हमारे यहाँ हिंदी में भी इसका प्रयोग होता है। इसे त्रैमात्रिक भी कहते हैं। स्वर से दूना दीर्घ में प्राणवायु या वायु को निकाला जाता है उच्चारित करते हुए मुंह से, जबकि प्लूत को जब बोला जाता है तो ह्रस्व से तिगुना यहां पर मुंह के अंदर से वायु निकाली जाती है। इसीलिए तिगुना प्राणवायु या वायु को मुंह के अंदर से निकालने के कारण इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है वो 3 होता है। हमारे जो हिंदी भाषा का जो अंक है 3, वही इसका प्रतीक चिन्ह होता है। जैसे हम लोग लिखते हैं, आप लोग देखे होंगे, हम लोग कहेंगे ओम। ओम जब बोला जाता है तो ओ का जो उच्चारण हम लोग कर रहे हैं वो थोड़ा लंबे टाइम तक, थोड़ा ज्यादा देर तक हम लोग बोल रहे हैं, इसलिए इसमें प्लूत का भाव आ गया है। इसलिए यहां पे हम लोग इसको ओम को हम लोग ऐसे लिखते हैं। यह लिखने का मतलब है यह अक्षर 3 यहां पर यह डिसाइड कर रहा है, बता रहा है कि इन किसके साथ उच्चारण करने में यह प्लूत का प्रयोग हुआ है। और प्लूत का प्रयोग यहाँ पे होने का मतलब यह है कि प्राणवायु या वायु हमारे मुंह के अंदर से ज्यादा हो रही है, निकल रही है, और इस पे हम लोग ज्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं, ज्यादा बल लगा रहे हैं प्रयोग के दौरान। ऐसे ही हम लोग किसी को बुलाते हैं रे, या ऐसे कोई भी अगर हम लोग उच्चारित करते हैं तो वहां पर भी ए जो आ रहा है इसके साथ यह प्लूत है। ऐसे बहुत से जगहों पर आप खुद व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करते होंगे, किसी को बुलाने में या किसी मंत्र के उच्चारण करने में, या व्यवहारिक जीवन में आप इसका प्रयोग बृहद स्तर पर देख सकते हैं। तो इस तरह से यह स्वरों की कैटेगरी हुई, और यहाँ से भी काफी प्रश्न आते हैं। आगे बढ़ के एक टाइम ऐसा भी आएगा जब हम लोग इसमें संयुक्त स्वरों का अध्ययन करेंगे। संयुक्त स्वर का मतलब एक से ज्यादा स्वर मिलकर के एक अन्य स्वर बनाते हैं, उसे संयुक्त या मिश्रित स्वर भी कहते हैं। जैसे इसको हम लोग देखते हैं, इसको देखते हैं, इसको देखते हैं, फिर यहाँ पर ये देखते हैं, ये भी इसमें कई चीजें दिखाई देती हैं। तो यह मिश्रित जो या संयुक्त जो स्वर है, इसको हम लोग आगे बढ़ के देखेंगे कि कैसे कैसे यह निर्मित होता है। इस स्वरों के अध्ययन के बाद से, चूंकि व्यंजन की कुल संख्या अभी हम लोग देखे हैं, इसके हिसाब से 41 है, तो इसके व्यवस्थित अध्ययन के लिए इसको कई हिस्सों में हम लोग डिवाइड करते हैं, जिसको पहले 2 हिस्सों में वर्गीकृत करके देखते हैं। पहला जो होता है यह है स्पर्श के आधार पर। किसके स्पर्श के आधार पर? मुंह के अंदर से जो वायु निकलती है वो मुंह के विभिन्न आंतरिक हिस्सों से स्पर्श करती है, उसके स्पर्श के आधार पर। और अगला है यह जो दूसरा बड़ा कैटेगरी है, वो है श्वास के आधार पर। श्वास के आधार पे जो हम लोग श्वास लेते हैं या जो श्वास छोड़ते हैं, कितनी मात्रा में कैसे छोड़ते हैं, उसके आधार पर। इसमें कई कैटेगरी आती हैं जिसको हम लोगों को देखना है कि स्पर्श के आधार पर क्या क्या है। जिसमें पहला हम लोगों का जो महत्वपूर्ण हिस्सा है वो यह है स्पर्शी व्यंजन का। इसमें पहला जो है वो स्पर्शी व्यंजन है। अगला जो है उत्क्षिप्त व्यंजन की कैटेगरी है। उसके आगे है अंत्यस्थ व्यंजन। उसके आगे है ऊष्म व्यंजन। उसके आगे है आगत व्यंजन। और अंतिम है महत्वपूर्ण रूप से संयुक्त व्यंजन। यह 2, 2, 4, 2, 6, यह कुल जो 6 कैटेगरी है, इसको हम लोग देखेंगे। स्पर्शी व्यंजन को हम लोग देखते हैं तो इनकी कुल संख्या 25 है।
क से लेकर के हम लोग ज्ञ तक जो पढ़ते हैं उन्हीं को इन हिस्सों में डिवाइड किया गया है फ्रेंड। तो उसमें 25 कुल संख्या है, इसको भी देखेंगे तो यहीं पर विभिन्न तरह के प्रश्न बृहद स्तर पर आते हैं। आगे बढ़ के हम लोगों को देखना है उत्क्षिप्त जो व्यंजन है, उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या 2 है, अंत्यस्थ व्यंजनों की संख्या है वो 4 है, ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी 4 है, आगत व्यंजनों की संख्या 2 है और संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी 4 है। इस तरह से यदि हम लोग इन सबको जोड़ते हैं तो 4 3 12 13 14 15 16 6 5 11 के 1 और 2 4 2 2 2 4 यहां पर कुल मिलाकर के 41 हम लोगों के कुल आते हैं व्यंजन, जिसमें इनके हम लोग कैटेगरी आगे बढ़ के देखेंगे कि कौन कौन से हम लोगों को ऐसे देखना है, कौन कौन से वर्ण आते हैं उनको आगे बढ़ करके देखना है। स्पर्शी व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन क्या है, उत्क्षिप्त क्या है, ऊष्म क्या है, आगत क्या है, संयुक्त क्या है। तो ऐसे काफी हम लोग वर्ण को देखेंगे और उस आधार पे हम लोग देखते देखते देखेंगे कि वहां से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जबकि श्वास के आधार पर जब हम लोग वर्ण को देखते हैं तो इनकी 2 बड़ी कैटेगरी होती है। पहला होता है सघोष व्यंजन, दूसरा होता है अघोष व्यंजन, और इसी में एक दूसरी कैटेगरी होती है जिसे हम लोग अल्प प्राण और दूसरे को महाप्राण कहते हैं। यह सघोष व्यंजन क्या है, कौन कौन से हैं, अघोष व्यंजन क्या है, कौन कौन से हैं, और अल्प प्राण क्या है, कौन कौन से हैं, महाप्राण क्या है, कौन कौन से हैं, इन सबको हम लोगों को देखना है फ्रेंड्स। तो इस तरह से व्यंजन की एक बृहद कैटेगरी है, इनको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके अभी हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे और यहां से कितने प्रश्न आए हैं उनको भी देखेंगे। यहां से लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण, अगर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम लोग इसको मिटा के अगला अयोगवाह को थोड़ा सा समझ लें, चर्चा कर लें, क्योंकि स्वर पढ़ चुके हैं, अयोगवाह यहीं अभी पढ़ लेंगे। व्यंजन को हम लोग आगे बढ़ के सबको मिटा करके अगले स्टेप से इसको हम लोग डिटेल पढ़ने जा रहे हैं। अयोगवाह फ्रेंड्स, इसको हम लोग देखें यहां पर कि तीसरा जो है अयोगवाह, यहां पे सामने लिख दे रहे हैं कि क्लियर होता रहे। अयोगवाह इस व्यंजन की, इस वर्णमाला की जो कैटेगरी है, तीसरी कैटेगरी, वो क्या है इसको देखते हैं। हम लोग अ का मतलब हमेशा लेते हैं नकारात्मक, अ का मतलब होता है नहीं। योग का मतलब आप लोग जानते होते हैं जुड़ना या जोड़ना। योग का मतलब जुड़ना या साथ में बैठना, ये सब चीजें आती हैं योग का मतलब। वाह का मतलब यहां पे होता है वाहित होना। वाहित होने का मतलब है साथ साथ चलना या साथ साथ रहना। इन सब को हम लोग यदि इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करें तो इसका मतलब ये हो गया कि यह साथ में न रहते हुए भी साथ साथ वाहित होना, या साथ में जुड़े हुए नहीं होते हुए भी, या जुड़ने में असमर्थ होते हुए भी ये साथ ही साथ वाहित होते हैं। अर्थात इस व्यंजन में ये व्यंजन या इन स्वरों के, इनकी कैटेगरी के ये हिस्से नहीं होते हैं, लेकिन इनके साथ साथ वाहित होते हैं। इनमें 3 आते हैं वर्ण। पहले को हम लोग कहते हैं अनुस्वार, दूसरे को कहते हैं अनुनासिक और तीसरे को कहते हैं विसर्ग। यह 3 कैटेगरी है अयोगवाहों की, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। अनुस्वार को हम लोग अह, यह अह है, जबकि अनुनासिक को हम लोग अंग को देखते हैं। विसर्ग में पंचमाक्षर आते हैं और अन्य चीजें आती हैं, इसको हम लोग देखते हैं
हालांकि इसमें भी अंतर होता है, आगे हम लोग इसको भी बढ़ करके देखेंगे कि अह का जो प्रयोग किया जाता है या अनुस्वार वो होते हैं जिनके प्रयोग के या जिनके उच्चारण में हम लोग सीधे सीधे मुंह का प्रयोग करते हैं, मुंह के अंदर से निकलने वाली वायु का ही प्रयोग करते हैं, जबकि अनुनासिक में नाक का प्रयोग किया था, अंग नाक का प्रयोग किया जाता है, जबकि विसर्ग में नाक और मुंह दोनों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे हिस्से आते हैं और इसके अलावा भी हम लोग विभिन्न तरह के जो वर्ण होंगे जब हम लोग पढ़ेंगे स्पर्शी व्यंजन तो उसमें देखते हैं। इस तरह से यह अयोगवाह की कैटेगरी हुई और यह अयोगवाह की कैटेगरी में हम लोगों ने इतना देखा है कि क्या है कैसे है। हिंदी के वर्णमाला से यह इनका हम लोग महत्वपूर्ण हिस्से में चर्चा किए हैं, बस इतना जानते रहिएगा। अयोगवाह में 3 वर्णों को जोड़ा जाता है, यहाँ पे ये अंतर जानते रहिएगा, ये अ और ये अंग है। इसे हम लोग चंद्रबिंदी कहते हैं जबकि इसे बिंदी कहते हैं। चंद्रबिंदी और बिंदी का प्रयोग कहाँ होता है इसको भी हम लोग देखेंगे आगे बढ़ करके। संधियां आती हैं उसमें भी इसको देखा जाता है। समास का जो प्रयोग होता है वहां पे भी कुछ परिवर्तन होता है, उसको हम लोग आगे बढ़ करके देखते हैं। आइए आगे देखते हैं कि स्पर्शी व्यंजन क्या है, कितने हैं। फ्रेंड्स, स्पर्शी व्यंजन को पढ़ने से पहले थोड़ी सी चर्चा स्वर व्यंजन, व्यंजन और अक्षर के मध्य क्या अंतर है इसको हम लोग कर लेते हैं। फिर देखते हैं कि मात्रा स्वर में अंतर क्या है, द्वित्व व्यंजन क्या है, अक्षरी और हिज्जे में क्या अंतर है, और कुछ वर्णों की कैटेगरी हमारे यहाँ खड़ी पाई युक्त और खड़ी पाई के बिना होती है, इसको देखते हैं। फिर स्वरों से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण चीज है जिसको हम लोग देखेंगे। इसमें सहयोग और बाधा जैसे 2 तथ्यों को देखना है। पहला है कि स्वर और व्यंजन में जो हम लोग अभी देखे हैं एक महत्वपूर्ण अंतर क्या है। अभी कहा गया है कि स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उच्चारित किए जाते हैं, जबकि व्यंजन का जब उच्चारण किया जाता है तो वह स्वरों के सहयोग से उच्चारित होते हैं। यानी व्यंजन को बोलने के लिए आधार कौन देता है, सहयोग कौन करता है, स्वर। हर व्यंजन में स्वर समाहित है। स्वर का प्रयोग हम लोग स्वतंत्र रूप से करेंगे, लेकिन व्यंजन का ज्यों उच्चारण करेंगे वहां पर स्वर आ जाएगा। कैसे आएगा देखिए, हम लोग स्वर है अ, आ, ई या ई, ऐसे जितने भी स्वर है बोलेंगे तो आराम से बोल ले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम से आसानी से हम लोग इसको बोल ले जाते हैं। और जब हम लोग व्यंजन को बोलते हैं, जैसे व्यंजन का पहला ही अगर हम लोग यहां देखते हैं, व्यंजन का अगर पहला ही वर्ण प्रयोग करें क, तो क तो है ही, क के साथ अ भी जुड़ रहा है। क और अ दोनों इसमें शब्द आ रहे हैं, मतलब सॉरी दोनों ही वर्ण आ रहे हैं। यानी क का प्रयोग कहते कहते या क बोलते ही उसमें अ भी समाहित है। यानी क का प्रयोग स्वतंत्र नहीं हो रहा है, यह इसके साथ अ आ जा रहा है, और अ क्या है, स्वर है, और क हमारे यहाँ व्यंजन के रूप में देखते हैं। अर्थात इन स्वरों के सहयोग से ही व्यंजन बोले जाते हैं। इसके अलावा आप ख देखेंगे, ख के साथ भी और आ रहा है, ग के साथ भी और आ रहा है, यानी लगभग सभी व्यंजन का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं तो उसमें स्वर आ ही जा रहा है। इसी कारण कहा जाता है कि प्रत्येक व्यंजन अपने आप में एक संधि है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग संधि का डिफिनीशन पढ़ेंगे। आगे बढ़ के संधि डिटेल में हम लोगों को पढ़ना है। यदि संधि का डिफिनीशन पढ़ते हैं, आप लोग जानते होंगे, तो कहा जाता है 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। यदि 2 वर्णों के मेल को या अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, तो यहाँ पर भी तो 2 वर्ण मिल रहे हैं, क और अ, तो ये दोनों मिलकर के प्रॉपर वे में क मिल गए, क बन गए, तो इसको हम लोग संधि कहते हैं। प्रत्येक व्यंजन एक संधि है और इसीलिए इसमें संधि का रूप दिखाई देता है। फ्रेंड्स, जानते रहिएगा। आगे थोड़ा सा हम लोग बढ़ करके देखें कि व्यंजन और अक्षर में क्या अंतर है। अभी मैंने कहा है कि उच्चारण हम लोग क का कर रहे हैं, साथ में ओ आ जा रहा है,
अगर अ इसमें आ रहा है तो आप यदि पूछे तब जब सब व्यंजन स्वर पर समाहित है तो व्यंजन का अपना रूप क्या है? इसका मतलब क्या अपना रूप नहीं है? एकदम है। व्यंजन का अपना भी स्वरूप है। जब व्यंजन को हम लोग स्वर से अलग करके बोलना चाहेंगे तो हल्का सा उच्चारण करेंगे क कहने में हम लोगों को आने से पहले ही हम लोगों की आवाज रुक जानी चाहिए और वो व्यंजन है। और ऐसे को हम लोग जब उच्चारित करते हैं तो यदि देखें तो होता क्या है कि यह रूप यह वाला यह व्यंजन के रूप में हम लोग देख रहे थे, लेकिन जब शुद्ध व्यंजन को हम लोग देखते हैं तो यह रूप नहीं है बल्कि उसका हलंत का रूप है। यह किसी भी वर्ण के नीचे ऐसी तिरछी जो रेखा दिखाई देती है, इस तिरछी रेखा को हलंत कहते हैं। हलंत इसलिए भी क्योंकि हल को आप लोगों ने यदि देखा होगा तो हल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। यह ऐसा हल बनाया गया होता है, वही स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई देता है, इसीलिए हलंत। यानी इसका जो प्रतीक यहाँ पे चिन्ह आ गया है हलंत का, तो इसका मतलब ये है कि इस वर्ण से स्वर को खींच करके बाहर निकाल दिया गया है, इसमें स्वर नहीं है। यदि आपसे पूछा जाए कि व्यंजन का शुद्ध रूप क्या है तो हलंत युक्त जो वर्ण होते हैं वही व्यंजन के शुद्ध रूप होते हैं। जो हलंत हटाएंगे इसका मतलब सीधे सीधे यह है कि इसमें स्वर समाहित हो गया। तो जानते रहिए व्यंजन का जो शुद्ध रूप है हलंत वाला है। फ्रेंड्स, जब हम लोग देखते हैं कि मात्रा और स्वर में क्या अंतर है तो एक महत्वपूर्ण तथ्य हमारे सामने उभर कर के आता है स्वरों से संबंधित। स्वर का प्रयोग अभी हम लोग कर रहे हैं, जो उच्चारित करते हैं स्वतंत्र रूप से होते हैं, और यह स्वर हमेशा व्यंजन के साथ रूप बदल करके आते हैं। यानी स्वर व्यंजन के साथ जब जुड़ते हैं तो स्वर का जो मूल रूप होता है वो खो देते हैं और स्वरों के अपने मूल रूप को खो करके जिस रूप में वो आते हैं वही स्वरों का रूप मात्रा कहलाता है। फ्रेंड्स, जैसे हम लोग यहां पर स्वर देखते हैं आ, दीर्घ स्वर आ देखते हैं, यह किसी वर्ण के साथ मिलता है, व्यंजन के साथ मिलता है, तो यह मिलेगा तो क्या होगा, इस पर आ की मात्रा होगी। यानी यह जो रूप है वो बदल किस में गया, अब इस रूप में। यानी जो स्वर है वो ये है, जबकि उसकी जो स्वर का जो मात्रा है वो ये है। यह मात्रा क्यों आया, क्योंकि इस व्यंजन के साथ इस स्वर को संयुक्त होना था। अर्थात स्वर व्यंजन के साथ जुड़ने के लिए या संबंध बनाने के लिए जिस रूप में हमारे सम्मुख उपस्थित होते हैं उनके उसी रूप को हम लोग मात्राएं कहते हैं या मात्रा कहते हैं। और इस आधार पे जब हम लोग देखते हैं तो व्यंजन स्वर तो 11 अभी हम लोग देखे हैं, 7 और 4 11, लेकिन जब ये कन्वर्ट होते हैं, जब बदलते हैं व्यंजन के साथ, तो उस क्रम में स्वरों का यह रूप बदल करके जो परिवर्तित होता है मात्राओं के रूप में, वह 10 ही रह जाता है। क्योंकि हम लोग देखते हैं यह अ और आ, इन्हीं में यह रूप तो दिखाई देता है और यह अदृश्य हो जाता है। यानी मात्राओं की संख्या हमें 10 ही दिखाई देती है, 10 ही मात्राएं हैं, जबकि स्वरों की संख्या 11 है। अब आपसे प्रश्न भी पूछा गया है कि मात्राएं कितनी होती हैं, 10, और स्वर कितने होते हैं, 11। अभी यहाँ पे हम लोगों ने देखा हुआ है कि प्रयोग के आधार पर ये स्वर कितने हैं, 11, जबकि मात्राओं की संख्या कुल कितनी है, 10 है। क्या है मात्राएं, अभी हम लोग देख चुके हैं। अगला जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन क्या है, किसे कहते हैं, इन तथ्यों को हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग देखते हैं द्वित्व व्यंजन के बारे में। द्वित्व का मतलब होता है दो। एक ही व्यंजन पास पास जब आते हैं तो वो 2 बार जब आते हैं तो उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे हम लोग कहें
डबल म, डबल द्वित्व, यही होता है। जैसे हम लोग अगर कहते हैं चम्मच लिखते हैं तो इसमें दो बार म संयुक्त हुआ है, इसी को हम लोग द्वित्व व्यंजन कहते हैं। ऐसे आप बहुत से अपने व्यवहारिक जीवन में लिखते होंगे, पढ़ते होंगे, बोलते होंगे, उनको हम लोग द्वित्व व्यंजन के रूप में देखते हैं। अगला है अक्षरी या हेज। जब हम लोग वर्ण को लिखते हैं, जब लेटर में लिखते हैं, उसी को अक्षरी या अक्षर कहते हैं। यह शब्द उर्दू से लिया गया, फारसी से लिया गया है, इसको हम लोग अक्षरी या हिज के रूप में कहते हैं। आगे है वर्णों की कुछ कैटेगरी है जिसे आपको कलेक्ट करके कमेंट के माध्यम से बताना है कि जितने भी वर्ण हैं हमारे यहाँ से लेकर, अगर हम लोग वर्णों को देखें, स्वर और व्यंजन दोनों की बात करते हैं, तो कुछ वर्ण होते हैं जो इस खड़ी पाई के सहारे लिखे जाते हैं और कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जो इस खड़ी पाई के सहारे नहीं लिखे जाते। तो वर्णों की यह भी एक दो कैटेगरी होती है। और कई जगह ऐसा प्रश्न भी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन खड़ी पाई युक्त वर्ण है और कौन खड़ी पाई युक्त वर्ण नहीं है। कितने हैं ये खुद आप गिन करके बताइए, क्योंकि बहुत इजी है। आप देखेंगे तो ये आपके लिए होमवर्क भी होगा। जैसे हम लोग देखते हैं क लिखते हैं, इसमें खड़ी पाई है, खड़ी पाई युक्त वर्ण है। हम लोग ख लिखते हैं, इसमें खड़ी पाई है, खड़ी पाई युक्त वर्ण है। हम लोग ग लिखते हैं, इसमें भी खड़ी पाई है, खड़ी पाई युक्त वर्ण है। अगर हम लोग ड लिख दें या अंग लिख दें, यह खड़ी पाई युक्त वर्ण नहीं है। हम लोग स्वरों में ये लिख दें या ये लिख दें, यह खड़ी पाई युक्त वर्ण नहीं है। तो ऐसे ही आपको कैटेगराइज करके आप खुद लिखिए, नोट्स बना लीजिए, काफी ये हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। आगे महत्वपूर्ण है क्योंकि इनको जब जरूरत पड़ी है यहाँ पे लिखने की, इसलिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न काफी महत्वपूर्ण ढंग से आए हुए हैं। नेट के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न डायरेक्टली पूछा गया है, जिसको अभी हम लोगों ने थोड़ा देखा है। जैसे मैंने कहा है आपसे कि स्वरों का उच्चारण मानव के जब करता है, हम लोग जब बोलते हैं तो मुंह के विभिन्न हिस्सों से ये बाधा इसमें नहीं पड़ती है, बल्कि ये सीधे सीधे निकल जाते हैं स्वतंत्र रूप से। लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। कुछ मुंह के अंदर कुछ ऐसे स्थल होते हैं, जगह होते हैं, अंग होते हैं, जिनसे यह वर्ण जो स्वर होते हैं, इनका जो उच्चारण किया जाता है, वायु उनसे स्पर्श करते हुए निकलती है। लेकिन वह जो स्थल है मुंह के अंदर, वो भाग जो है, वो इनके उच्चारण में बाधा नहीं पहुंचाते। याद रखिएगा, वो बैरिकेटिंग नहीं करते हैं, उनको ब्रेक नहीं करते हैं, बल्कि उनको उच्चारित होने में और सहयोग करते हैं। अगर वो अंग न होते तो इन स्वरों का उच्चारण उतने अच्छे ढंग से नहीं हो पाता। इसीलिए नेट के एग्जाम में पूछा हुआ है कि निम्न में से कौन से मुंह के जो स्थल हैं या किन वर्णों के उपयोग में उच्चारण में हमारे मुंह के विभिन्न अंगों से सहयोग मिलता है। सहयोग की बात है, न कि बाधा की। सहयोग कौन देता है? हमारे दांत देते हैं, हमारी जीभ देती है और हमारे तालू देते हैं। यह सहयोग देते हैं इनको बोलने में, उच्चारित करने में। और महत्वपूर्ण है, कंठ के भी कुछ हिस्सों से, नॉर्मल वाले हिस्सों से यह सहयोग मिलता है। अर्थात स्वर सहयोग से बाहर निकलते हैं, बाधा से नहीं। बाधा से कौन? बाधा से व्यंजन, सहयोग से स्वर यह उच्चारित होते हैं, बोले जाते हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण जो तथ्य है, जिसको हम लोग अभी इधर नहीं पढ़ पाएंगे, हम लोग हिंदी के इस टॉपिक में आगे पढ़ेंगे, वह है व्यंजन या इन वर्णों के उच्चारण में जो व्याकरण संबंधी त्रुटियां होती हैं, उनका शुद्धिकरण कैसे किया जाता है, कौन अशुद्ध होते हैं, कौन शुद्ध होते हैं, कैसा हम लोग मात्रात्मक प्रयोग करते हैं कि अशुद्धियां दिखाई देती हैं। आपके एग्जाम में शुद्धिकरण या अशुद्धियों को छांटने के लिए डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाता है। हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे और देखेंगे इजी वे में कैसे उसको हम लोग पकड़ लेते हैं, क्योंकि कई बार एक ही शब्द को 4 विकल्पों में देता है और किसी एक विकल्प में ही गलत होता है या किसी एक विकल्प में ही सही होता है। उन्हीं में से आपको छांटना होता है।
और ऐसे प्रश्न आपके लेखपाल, आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम, आपका यूपीपी, एसआई, अन्य सी सेट तक में भी पूछे हैं। सिविल सर्विसेज के सी सेट में भी यह प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए यह अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, हम लोग इसको देखते हैं। अभी आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्पर्शी व्यंजन से लेकर के पूरे उनकी कैटेगरी को पढ़ेंगे। तब तक के लिए इस चैनल से बने रहिए। धन्यवाद।